हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड सबसे पहले हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट, मतलब रुका हुआ, और इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग हो गया रुका हुआ चार्ज, मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। ओके। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसकी मूवमेंट पे ही सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है। दैट इज जब ये रेस्ट पे होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट इज हम इस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर यही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी स्पीड से मूव कर जाए, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर जाए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब यही चार्ज जो है हमारा एक्सीलरेशन के साथ मूव करे, एक्सीलरेट करे, तो यही चार्ज जो है वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें केवल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करना है जब वो चार्ज रेस्ट पे होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक मीनिंग हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले हमको मास के बारे में स्टडी करना होगा कि बॉडी का आखिर मास जो होता है वो क्या है। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट्स कि क्या आपने कभी मास को देखा है, सो मे बी आपका आंसर हो सकता है कि हाँ देखा है, बट ऐसा होता नहीं है। हम मास को देख नहीं सकते। मास एक प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है जिसको सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को डिफाइन करने में यूज किया था। दैट इज अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस चीज को सर आइजैक न्यूटन ने समझाया था मास के कॉन्सेप्ट को यूज करके। सो मास क्या हमने पढ़ा? मास हमने पढ़ा कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है, यूज किया गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को समझाने के लिए। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ओके। सो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को समझते हैं। सो ये भी मास की तरह ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझने के लिए। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? विदाउट मास चार्ज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, अगर किसी बॉडी के अंदर मास ही नहीं होगा तो फिर हम चार्ज किस चीज पे लाएंगे। ओके। सो यदि बॉडी, अगर कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर मास होगा ही होगा, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। दैट इज बॉडी के अंदर मास तो हो सकता है भले वो बॉडी चार्ज ना हो। ओके। बट अगर बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास होना ही होना है। अगर मास नहीं होगा तो फिर हम चार्ज लाएंगे किस पे। ओके। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर कोई भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी हमने मान लिया, कोई भी सिस्टम ले लिया, कोई बॉडी हमने ए ले लिया यूनिवर्स में, अब इसके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, डिपेंड करती है कि ये किस टाइप का इंट्रैक्शन शो कर रही है। डेट इज इसके पास क्या है, इसके पास मास भी है, डेट इज उस मास से हम डिफाइन करेंगे इसके ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन को। अगर ये बॉडी चार्ज है तो इसके द्वारा हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बट कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस चीज पे डिपेंड करती है कि बॉडी किस प्रकार का इंट्रैक्शन शो कर रही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में हम मास के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आया, और इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट के बाद तो ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये एडिटिव लॉ को फॉलो करती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी तो हो गई, ठीक। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है कूलॉम, ओके। इसकी यूनिट होती है कूलॉम। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम यूज करते हैं I = Q/T, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। सो यहाँ से Q = आता है I × T, और I का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है I का, इलेक्ट्रिक करंट का, उसे या तो आप I लिख दो या तो आप A लिख दो, ओके। तो Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा A, और ये T ये टाइम को शो कर रहा है तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा T। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT, और इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम हो गई, और ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, और ये एडिटिव लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। चार्ज को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है चार्ज के बारे में कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी को जब डिफाइन करते हैं तो उसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, हम क्या करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में, कि जो साथ हमने फंडामेंटल जो जिन्हें ड्राइव नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो फंडामेंटल हम क्वांटिटी लेके चलते हैं जिससे कि सारी की सारी फिजिक्स को हम समझ सकें, ठीक, तो उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो वो क्या क्या होती है, वो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ओके। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसे हम मोल्स कहते हैं, ठीक। तो ये हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनका यूज करके हम अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, इन्हें किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दूसरी होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं, ओके। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। सो इन सब क्वांटिटी को क्या करते हैं हम, इनसे ड्राइव करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी मानते हैं। क्यों? इसका रीजन एक है कि सबसे पहला रीजन तो इसका आप यही समझ लो कि I = Q/T, और इलेक्ट्रिक करंट से हम चार्ज को I × T करके लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हमने चार्ज को ड्राइव किया, तो चार्ज को हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी में रख दिया।
बट इसके अलावा क्या होता है ना कि जो एम्पियर से डील करना, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट से डील करना आसान होता है। ओके, हम इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टली मीजर कर सकते हैं एमीटर के द्वारा। जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आप एक डिवाइस पढ़ेंगे एमीटर। एमीटर में आप पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मीजर करता है। ओके, बट चार्ज को हम मीजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम बॉडी में कितना चार्ज है वो मीजर कर पाए। बट हाँ, चार्ज के प्रेजेंस को बता सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। सो एम्पियर से डील करना आसान होता है, इलेक्ट्रिक करंट से डील करना डायरेक्टली मीजर कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट को रख दिया। ओके, और ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्या रख दिया, हमने चार्ज को रख दिया। और ड्राइव्ड क्वांटिटी और भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपसे बताया स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को एल से डिफाइन कर दिया, टाइम को टी से डिफाइन कर दिया। सो एल बाई टी क्या हो गया, स्पीड हो गया। और बाकी सारी क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट के बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स देखते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ही होता है। इसकी वैल्यू -1.6 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू +E। इक्वल चार्ज होता है बट पॉजिटिव नेचर होता है प्रोटॉन्स का। तो ये हो जाएगा +1.6 10⁻⁻90 कूलम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी बॉडी इन जनरल, जो कोई भी बॉडी है, ओके, अब ये जो बॉडी है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम स्टडी करें तो ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी होती है। ओके, अब ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी होती है, और एटम्स में हमने पढ़ रखा है कि एटम्स के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, सो एटम के सेंटर पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ये चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, बोर्स की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं चक्कर। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस हमारा है इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चक्कर लगाते हैं। अब जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ओके, और इन जनरल कोई भी बॉडी जो होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो इसलिए कोई भी बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें सेम होते हैं। अब अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज लाना है तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो कि होता क्या है कि देखो किसी भी बॉडी में सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, वो मूव नहीं करता है, मूव करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर हमने किसी तरह से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, जैसे हमारी कोई बॉडी ये है, अगर हमने क्या किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमने इस बॉडी से निकाल दिए, आगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, तो हमने किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए, तो जो ये बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स में कमी आ जाएगी। और जब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स में कमी आ जाएगी तो ये पॉजिटिव नेचर शो करेगी। ये शो करेगा कि ये इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट इज से कि इसमें बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे +4e का चार्ज आ जाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कोई, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं किसी बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो वो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, सो वो बॉडीज क्या हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं सो वो बॉडी क्या हो गई, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब जब बॉडी के अंदर चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, सो जो इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी की,
जिसके कारण कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। ओके, सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर जैसे मैं बता चुका हूँ, ये अगर रेस्ट पे है तो आप देखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, जो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है। और यही चार्ज अगर मूव करने लग जाए कांस्टेंट स्पीड v से, तो यही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और यही चार्ज अगर एक्सीलरेट करने लग जाए किसी भी एक्सेलेरेशन a से, तो यही चार्ज क्या होता है, EM वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है। ओके, अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज तो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये समझते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कोई भी अगर हमारा सिस्टम है, तो जैसे कि हमारे दो बॉडीज हैं। ओके, दो बॉडीज है A और B। ओके, सो हमारी दो बॉडीज हैं, हम इसको सिस्टम मानते हैं एक। तो अगर कोई भी प्रोसेस हम करें, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस बॉडी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इस बॉडी में क्या आ जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बताता है कि चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, सो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बस एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो, पहले जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए थे तब दोनों बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। सो अगर अब दोनों चार्ज को हम ऐड कर दें तो वो तो टोटल क्या होगा, जीरो ही होगा। सो चार्ज तो हमेशा कंजर्व ही रहेगा, ये केवल ट्रांसफर ही होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बॉडी निगेटिव हो जाएगी, ये बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहाँ से जो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा ना, वो एक इक्वेशन Q इक्वल टू प्लस माइनस NE को फॉलो करेगा। और N क्या होगा, इंटीजर होगा, +-1 +-2 ऐसे करके ये इंटीजर होगा। दैट इज ये चार्ज जो यहाँ पे ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होगा इलेक्ट्रॉन्स के। दैट इज इसमें जो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होगा। दैट इज या तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी करेंगे, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि 7/3 ई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, E/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, दैट इज E/2 चार्ज ट्रांसफर करें। इसका मतलब क्या हुआ, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ऐसा कभी नहीं होगा, ना ये कभी होगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए कि जब भी किसी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल के रूप में फॉर्म होगा, मतलब में ट्रांसफर होगा चार्ज जो होगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमको ध्यान में रखना है। और आज के लेक्चर को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल जो आने वाला लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। सो थैंक यू।